डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.1। इस एक्सरसाइज के हम 1 to 13 क्वेश्चन कर चुके हैं पहली वीडियो में। आज हम ले रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ अ नंबर ऑन द डाई इज इवन। यानी कि पहले हम एक डाई को रोल करते हैं, अगर डाई पर एक इवन नंबर आता है तो हम एक कॉइन को टॉस करेंगे। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ओड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर हमारे पास डाई पर ओड नंबर आता है तो हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। राइट द सैंपल स्पेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कहा गया है कि पहले डाई को रोल करना है। डाई पर अगर एक इवन नंबर आता है तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2, 4 और 6। तब हमें कॉइन को एक बार टॉस करना है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इवन नंबर आ गया 2, तो हमें क्या करना है कि कॉइन को टॉस करना है। तो कॉइन पर हमारे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हो सकता है कि डाई पर 2 ना आया हो, 4 आया हो, तो 4 के साथ हेड भी आ सकता है और 4 के साथ टेल भी आ सकता है। हो सकता है कि हमारे पास इवन नंबर क्या आया हो 6, तो हमें कॉइन को एक बार टॉस करना है। तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये तो था हमारे पास जब डाई के ऊपर इवन नंबर आए हो। लेकिन अगर डाई के ऊपर इवन नंबर ना करके आए हो, ओड नंबर आए हो, यानी 1, 3 या 5 आए हो, तब हमें क्या करना है? कॉइन को 2 बार टॉस करना है। जब कॉइन को 2 बार टॉस करते हो तो बच्चों हमारे पास दोनों बार हेड भी आ सकता है, दोनों बार टेल भी आ सकता है, या फर्स्ट टाइम हेड सेकेंड टाइम टेल, या फर्स्ट टाइम टेल सेकेंड टाइम हेड। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं आने की कॉइन को टॉस करने पर। लेकिन पहले क्या आना चाहिए? डाई के ऊपर एक ओड नंबर। वो ओड नंबर हमारे पास 1 भी हो सकता है। तो हमें कॉइन को क्या करना है? 2 बार टॉस। 2 बार टॉस करने में हमारे पास इन चारों आउटकम में से कोई सी भी हो सकती है। इनकी 1 के साथ HH, 1 के साथ हेड टेल, 1 के साथ टेल हेड और 1 के साथ टेल टेल। ये भी हो सकता है कि 1 ना आया हो, क्या आया हो हमारे पास? 3 आया हो, तो 3 भी हमारे पास ओड नंबर है। तो 3 के साथ हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। ये भी हो सकता है कि 1 और 3 की बजाय हमारे पास क्या आया हो? 5 आया हो। फिर हमने कॉइन को 2 बार टॉस करा तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन हो सकती है। तो बच्चों अब अपने ये आंसर मैच करोगे तो उसमें देखोगे कि टर्म्स तो यही है लेकिन वो आगे पीछे हो सकती हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इस पार्ट में HT पहले लिख दिया, इस वाले पार्ट में TH पहले लिख दिया, तो टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन सारी टर्म्स यानी सारे सैंपल पॉइंट्स आपको सैंपल स्पेस में यही वाले मिलेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स which contains 2 red and 3 black balls. If it shows a head we throw a die. Find the sample space for this experiment. इसने कहा है कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन पर अगर एक टेल आता है तो हम क्या करते हैं? बॉक्स में से बॉल निकालते हैं, जिस बॉक्स में हमारे पास क्या है? 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हम क्या करते हैं? बॉल को नंबर दे देते हैं R1, R2 और ब्लैक बॉल को B1, B2 और B3 दे देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉइन के ऊपर हेड आता है तब हम एक डाई थ्रो करते हैं। तो सैंपल स्पेस लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास टेल आता है तो हमने बॉक्स में से एक बॉल निकालनी है जिसमें 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। तो हो सकता है कि हमारे पास कॉइन पे टेल आ गया, फिर हमने एक बॉल निकाल ली। वो बॉल हमारे पास R1 हो सकती है, वो बॉल हमारे पास R2 भी हो सकती है, B1 भी हो सकती है, B2 भी हो सकती है और B3 भी हो सकती है। या हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन इसने कहा टेल नहीं आया तो कॉइन पे क्या आएगा? हेड आएगा। अगर हेड आएगा तो हमें क्या करना है? फिर डाई को रोल करना है। तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी,
5b और 6b। तो ये पॉसिबल आउटकम्स थी और इन सबका हमने सेट लिखा, यानी कि हमने सैंपल स्पेस को लिखा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है अ डाई इज थ्रोन रेपिटेडली अंटिल अ 6 कम अप। एक डाई को तब तक थ्रो किया जाता है जब तक उसके ऊपर 6 नहीं आ जाता। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या सैंपल स्पेस है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, हो सकता है कि हम डाई को फर्स्ट टाइम रोल कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम में क्या आ गया 6 आ गया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट मतलब वहीं पर हमें रुक जाना है। लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में 6 ना आए। अगर फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आएगा तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया तो हमें डाई को दोबारा से रोल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम में 1 से लेकर 5 तक कुछ तो आया होगा, तो सेकेंड टाइम में 6 आया होगा। यानी कि हमारे पास फर्स्ट टाइम में 1 आया होगा, सेकेंड टाइम में 6, फिर रुकेंगे। या हमारे पास फर्स्ट टाइम में 2 आया होगा, 2 के साथ सेकेंड टाइम में 6, या फर्स्ट टाइम में 3 आया होगा, सेकेंड टाइम में क्या आया होगा 6। ऐसे ले सकते हो इसको। या हमारे पास क्या आया होगा फर्स्ट टाइम में 4, फिर हमें सेकेंड टाइम रोल करना पड़ा, सेकेंड टाइम हमारे पास क्या आ गया 6। या हमारे पास फर्स्ट टाइम में 5 आया होगा और सेकेंड टाइम में क्या आ गया 6। अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया तो हमें डाई को सेकेंड टाइम थ्रो करना पड़ा। लेकिन हो सकता है ना कि हमारे पास फर्स्ट टाइम भी 6 ना आया हो, सेकेंड टाइम भी 6 ना आया हो, थर्ड टाइम में जाके 6 आए, तो उस कंडीशन को कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया तो सपोज करो क्या आया होगा 1, सेकेंड टाइम में भी 6 नहीं आया तो हो सकता है 1 ही आया हो, थर्ड टाइम में 6 आ जाता है, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में तो 1 आया हो, सेकेंड टाइम में 2 आया हो, थर्ड टाइम में 6, फर्स्ट टाइम में 1 आया हो, 3 आया हो, 6, ऐसे ही फर्स्ट टाइम में 1 आया हो, सेकेंड टाइम में 4, थर्ड टाइम में 6, ये फर्स्ट टाइम में 1 आया हो 5 और ये 6। अब अगले केस क्या बनेंगे, अभी तो हमने फर्स्ट टाइम में 1 को फिक्स रखा है, सेकेंड की पोजीशन चेंज करी है, अब हम फर्स्ट की भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। 2 के साथ 1 आया हो, 2 के साथ 2 आया हो, 2 के साथ 3 आया हो, 2 के साथ 4 आया हो, ऐसे करते करते फिर 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि ऐसा सैंपल स्पेस बनेगा जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 16.1 जिसमें हमने सैंपल स्पेस बनाना सीखा। अब अगली एक्सरसाइज है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास इवेंट्स क्या होता है, ऐसा सेट जो सैंपल स्पेस का सबसेट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं इवेंट का सेट। जैसे हमारे पास यानी कि इवेंट, हमारे पास इवेंट को हम डिनोट कर लेते हैं ई सिंबल से, यानी कि इवेंट, यानी कि इवेंट भी हमारे पास क्या है एक सेट ही है, अ सेट ई विच इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, विच इज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी कि किसी सैंपल स्पेस के सबसेट को हम क्या कहते हैं ई इवेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास एक डाई को रोल करते हैं, जब एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या सैंपल पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम एक ऐसा इवेंट कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास डाई को रोल किया तो हमारे पास सिर्फ क्या है इवन नंबर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया इवेंट बन गया। अब इसमें क्या खास बात है, इस वाले सेट में हमारे पास जो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग करते हैं, इस पहले वाले सैंपल स्पेस में बिलोंग करते हैं, यानी कि ये वाला सेट क्या है इसका सबसेट है, तो ये हमारे पास क्या है इवेंट है। अब हमारे पास इवेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन से हुए, जिस इवेंट में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं हो, वो हमारे पास क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हमने लिया कि हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ गया, उसमें 1 to 6 एलिमेंट आ गए। अब हमारे पास एक हमने इवेंट ऐसा लिया कि डाई के रोल करने पर हमारे पास नंबर 7 आना चाहिए, लेकिन डाई पर तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर ही होते हैं, 7 उसमें होता ही नहीं है, यानी कि हमारे पास वो वाला इवेंट कैसा रहेगा एम्प्टी, यानी कि उस इवेंट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो इवेंट हैपन होना ही पॉसिबल ना हो, तो ये इवेंट कैसा हो गया इम्पॉसिबल इवेंट।
इसके बाद है हमारे पास श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब जिस इवेंट में सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स आ जाएं उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। क्या है हमारे पास? श्योर इवेंट, जिस इवेंट में हमारे पास सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट्स आ जाए। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हम एक डाई को रोल करते हैं। डाई को रोल करते हैं तो सैंपल पॉइंट्स में सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 1 to 6। अब एक इवेंट कंसीडर करते हैं कि हमने डाई को रोल किया और उसमें हमारे पास 7 से कम नंबर आने चाहिए। तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक सभी क्या होते हैं? हमारे पास 7 से कम ही होते हैं। इनकी इस इवेंट में भी हमारे पास क्या आ गए? सारे ही नंबर आ गए। 1 से लेकर 6 तक सारे ही नंबर आ गए। यानी कि हमारे पास जो ये वाला इवेंट है ये किसके इक्वल हो गया? सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें हैं? सैंपल स्पेस में भी हैं, इक्वल एलिमेंट्स है दोनों में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास सिंपल इवेंट, जिस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो इवेंट हमारे पास क्या है? सेट है, जो स्पेस सेट का सबसेट होता है। तो जिस हमारे पास सेट में, जिस इवेंट में हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल इवेंट। इसके बाद है हमारे पास कंपाउंड इवेंट। हमारे पास जिस इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट। यह हमारे पास जिस इवेंट में हमारे पास सैंपल पॉइंट, उनकी सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा एलिमेंट हो, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट। इसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बच्चों आपने सेट वाला लेसन किया था। सेट वाले लेसन में हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और इसके अंदर हमारे पास कोई क्या दिया हुआ है? ए सेट दिया हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास एक तरह से सेट ही था। उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे, बस वो एलिमेंट ए सेट में नहीं होने चाहिए। यानी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ए को छोड़कर। तो जब हम यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सल सेट किसको मानेंगे? सैंपल स्पेस को मानेंगे। और अगर हमें इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, सपोज करो कोई हमें इवेंट ई दिया हुआ है तो हमें ई कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, जिसको हम नोट ई भी बोलते हैं, तो इसमें क्या आएंगे? सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट ई में नहीं है। यानी सेट ई के सभी एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट सेट एस के हैं, सैंपल स्पेस के हैं, उन सब के सेट को हम क्या कहेंगे? ई कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे हमारे पास यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 से लेकर 6 तक। हमने इवेंट मान लिया कि डाई को रोल करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो इवेंट में हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 2, 4 और 6। अब हम बात करते हैं ई कॉम्प्लीमेंट की। तो हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट में सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ई में नहीं है। तो ई में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है? 1, 3 और 5। तो हमारे पास 1, 3 और 5 कहाँ पर आ जाएंगे? ई कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास है ए और बी। तो आप जैसे सेट में पढ़कर आए थे, ए और बी किसको डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी को। तो हमारे पास ए यूनियन बी में क्या था कि हमारे पास ए यूनियन बी भी क्या होती थी? एक सेट ही होती थी। इसमें कौन से एलिमेंट आते थे? ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। और जो दोनों में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, उनको हम सिर्फ एक बार लिखते थे। यानी कि हमारे पास मान लो कोई एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और जो बी सेट है इसके एलिमेंट है 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होती थी? इसमें ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, लेकिन जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है उनको हम सिर्फ एक बार लिखते थे। जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को एक बार ही लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास ए यूनियन बी का मतलब हमारे पास इवेंट ए यूनियन बी, यानी कि हमारे पास ए और बी भी लिख सकते हैं और ए और बी भी। तो इवेंट ए यूनियन बी में भी क्या आएगा? ए इवेंट के भी सारे एलिमेंट, बी इवेंट के भी सारे एलिमेंट, और जो एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट हैं उनको सिर्फ हमने एक बार ही लिखना है। इसी तरह से हमारे पास ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब इवेंट ए एंड बी का मतलब है इवेंट ए इंटरसेक्शन
बी। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो एलिमेंट्स इवेंट ए में प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्स इवेंट बी में प्रेजेंट है, उन दोनों का कॉमन, यानी कि हमें सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इवेंट ए एंड बी, और ये हमारे पास क्या था, इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी का मतलब यूनियन से है, और ए एंड बी हमारे पास इंटरसेक्शन। इसके बाद है हमारे पास इवेंट ए माइनस बी। इवेंट ए माइनस बी, जैसे कि हम पढ़कर आए थे, ए माइनस बी, इसमें क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं एक्स के जो ए में तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब क्या था कि इस सेट में सिर्फ वही एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ सेट ए में बिलोंग करते हैं, यानी कि ए सेट के वो सभी एलिमेंट जो सिर्फ ए में बिलोंग करते हैं, बी में बिलोंग नहीं करते। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए 1 2 3, और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 3 4 5। तो ए माइनस बी का मतलब है हमारे पास कि ए सेट के वो सभी एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो 1 है तो बी में नहीं है, 1 इसमें आ जाएगा। 2 है तो बी में नहीं है, लेकिन 3 ऐसा है जो बी में भी नहीं है, 3 को नहीं लेंगे। तो 1 और 2 किस में आ गया हमारे पास, ए माइनस बी में। तो ये हमारे पास ए माइनस बी का मतलब क्या, इवेंट ए माइनस बी से ही मतलब है। तो हमारे पास इवेंट ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम सेट से रिलेट करके देखें तो हम इसको इजीली ध्यान में लर्न कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दी, इसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कि कौन कौन से इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन ना होना। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। एक इवेंट हमने ए कंसीडर कर लिया कि हमें इवन नंबर मिलना चाहिए, तो डाई पर इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6। बी इवेंट हमने ले लिया कि हमारे पास डाई को रोल करने पर ओड नंबर आना चाहिए, तो ओड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1 3 और 5। तो हमारे पास जो ए और बी इवेंट है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी इसके एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, इसके एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी हमारे पास ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट, दोनों में ही डिफरेंट एलिमेंट हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके बाद है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये कौन से इवेंट्स होते हैं, यानी कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास सैंपल स्पेस बना और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो हमें इवेंट्स दिए हुए हैं वो सभी हमने इवेंट यानी कि उनका सेट फॉर्म कर लिया। हमने उन सभी सेट की क्या ले ली, यूनियन ले ली। अगर उन सभी सेट की यूनियन लेने के बाद हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे हमारे पास ये सैंपल स्पेस था, डाई को रोल करने पर इसमें इवेंट ए था कि हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए, एक इवेंट हमारे पास बी था कि हमारे पास ओड नंबर आना चाहिए। अगर हम ए और बी की यूनियन ले लेते हैं तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो हमारे पास इन दोनों की यूनियन लेने पर ये किसके इक्वल आ जाता है, एस सेट के इक्वल आ जाता है, इनकी सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जाम्पल था, और ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी बन गए। यानी कि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर जितने भी उसके हमें इवेंट्स दिए हुए हैं, अगर हम उन इवेंट्स की यूनियन ले लेते हैं, अगर उन सब की यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो उन सभी सेट्स को, उन सभी इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। और अगर उन इवेंट्स में आपस में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो उन इवेंट्स को आपस में क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अब इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल्स। बच्चों आप कर सकते हो, पढ़ लेना, इसके सिंपल एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 16.2।
एक्सरसाइज 16.2 16.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अ डाइस रोल लेट ए बी द इवेंट दैट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट दैट डाई शोज इवन नंबर आर ए एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो डाई को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस हमारे पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने कहा ए इज द इवेंट दैट ये क्या हमारे पास है डाई शोज 4 डाई किसको शो करती है 4 को शो करती है तो हमारे पास 4 तो एक बार ही दिया हुआ है ये आ गया। एफ हमारे पास कौन सा इवेंट है कि हमारे पास जो डाई है वो इवन नंबर शो करती है तो डाई पर इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 2 4 और 6। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन अगर हम इनमें देखते हैं तो ई इवेंट में भी 4 है और एफ इवेंट में भी 4 है कि 4 दोनों में कॉमन है तो ई और एफ कैसे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो क्या लिखोगे ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों बिकॉज 4 इज कॉमन टू बोथ 4 इज कॉमन टू बोथ सेट्स क्योंकि हमारे पास यहाँ कर सकते हैं 4 बिलोंग्स टू बोथ 4 बिलोंग्स टू ई एंड एफ बोथ क्योंकि 4 ई में भी बिलोंग करता है और 4 एफ में भी बिलोंग करता है 4 क्या है हमारे पास कॉमन है। इसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अ डाई इज थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। डाई को थ्रो किया गया सिंपल पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं डाई को थ्रो किया गया तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना आ गया 1 से लेकर 6 तक के नंबर आ गए। अब हमें डिफरेंट क्या करने हैं इवेंट्स फॉर्म करने हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। फर्स्ट इवेंट इसको इसने डिनोट किया ए से तो इसने कहा अ नंबर लेस देन 7। फर्स्ट इवेंट ए में क्या होना चाहिए हमारे पास नंबर लेस देन 7 तो डाई को जब हम रोल करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी हमारे पास क्या है 7 से छोटे हैं। पहले हम सारे इवेंट लिख लेते हैं बी इवेंट अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब हमारे पास जब डाई को रोल करेंगे तो कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं होता इनकी बी इवेंट कैसा आ गया एम्प्टी आ गया ठीक है इम्पॉसिबल इवेंट आ गया। इसके बाद हमारे पास सी पूछा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3 लेकिन जब डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो उसमें नंबर आएगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का यदि 3 के टेबल में आना चाहिए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 के टेबल में आने वाला नंबर 3 और 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6। इसके बाद है डी इवेंट हमारे पास दिया हुआ है कि अ नंबर लेस देन 4 डाई को हम रोल करते हैं तो लेस देन 4 नंबर आना चाहिए तो डाई पर हमारे पास लेस देन 4 कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 और 3। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ ई इवेंट में हमें कहा गया है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कि हमारे पास इवन नंबर भी होना चाहिए और वो 4 से बड़ा भी होना चाहिए ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 4 हमारे पास 2 नंबर है 5 और 6 इसमें से इवन नंबर तो हमारे पास एक ही है तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। इसके बाद हमारे पास है एफ इवेंट दिया हुआ है। एफ इवेंट में हमें कहा गया है अ नंबर नॉट लेस देन 3 कि जो कोई नंबर है वो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। अ नंबर नॉट लेस देन 3 से कम नहीं होना चाहिए तो 3 के बराबर तो हो सकता है 3 से कम कौन कौन से होते हैं 1 2 तो हमारे पास इस एफ इवेंट में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 3 4 5 और 6। जो कंडीशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इवेंट फॉर्म कर लिए हमारे पास अलग अलग इवेंट थे। एफ में हमें कहा था कि जो नंबर है वो 3 से लेस नहीं होना चाहिए तो 3 से लेस नहीं होगा तो 3 से लेस हमारे पास 2 ही नंबर हैं बाकी सारे नंबर 3 से लेस नहीं है। ये हमने सारे के सारे इवेंट लिख दिए। एक चीज और देखो बच्चों जो हमारे पास बी इवेंट है कैसे आ गया इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल। जो इवेंट ई है ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल आ गया सिंपल इवेंट का एग्जाम्पल। बाकी जो हमारे पास है ए हो गया सी हो गया डी हो गया या एफ हो गया ये किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं कंपाउंड इवेंट के एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमें कहा गया है आल्सो फाइंड सबसे पहले हमें फाइंड करनी है ए यूनियन बी ए और बी की यूनियन फाइंड करनी है। ये रहा सेट ए ये रहा सेट बी दोनों की यूनियन फाइंड करनी है। तो आपको पता है यूनियन में क्या होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं
और जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं। लेकिन हमारे पास तो जो बी सेट है वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएंगे, सारे ए सेट के एलिमेंट ही आ गए, क्योंकि बी सेट में तो कोई एलिमेंट दिया ही नहीं हुआ। फिर इसने कहा है क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी भी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ए सेट में जो 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट थे, लेकिन बी सेट क्या था, एम्प्टी। तो इसका मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो इंटरसेक्शन का सेट भी कैसा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए ये रहा हमारे पास सेट बी और ये रहा हमारे पास सेट सी, दोनों की यूनियन निकालेंगे तो बी सेट हमारे पास एम्प्टी है और सी सेट में क्या है, एलिमेंट 3 और 6। तो हमारे पास बी यूनियन सी में भी क्या आ जाएगा, 3 और 6 आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। इनकी सेट ई और एफ में इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। ई में हमारे पास क्या है, 6 और एफ में हमारे पास क्या है, 3 4 5 6। क्योंकि हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, इनकी दोनों में कॉमन है। तो 6 इसमें भी है, 6 में भी है, तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है डी इंटरसेक्शन ई निकालना है, डी इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो डी हमारे पास ये रहा, डी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 और ई में कौन से 6। दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, यानी कॉमन एलिमेंट का सेट लेना है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कैसी आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए माइनस सी, ए माइनस सी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें वो एलिमेंट लेने हैं ए के जो सी में बिलोंग नहीं करते। ए में तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है और सी में हमारे पास क्या है, 3 और 6। इनकी हम 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं लेंगे क्योंकि ए का 3 एलिमेंट है वो सी में भी बिलोंग करता है। ऐसे 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 भी सी में बिलोंग करता है। इनकी ए के हमें वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो सी में बिलोंग नहीं करते। तो कौन कौन से आ गए हमारे पास, 1 2 4 और 5। ये एलिमेंट आ गए हमारे पास ए माइनस सी के। इसके बाद हमें निकालना डी माइनस ई, यानी इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, डी के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ई में नहीं है। ये रहा हमारे पास डी और ये रहा हमारे पास ई। तो 1 2 3 ये सारे के सारे एलिमेंट डी के और ये ई में भी नहीं है। तो डी माइनस ई किसके बराबर आ गया, 1 2 3 के बराबर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास निकालना है हमें ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट चाहो तो एक बार लिख लो। ई सेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसमें से 6 ही है, इसकी इंटरसेक्शन लेनी है एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ। एफ में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 और 6, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये हमारे पास 6 है, ये हमें इंटरसेक्शन लेनी है। अब हमें एफ सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो एफ में नहीं है। तो एफ में हमारे पास क्या क्या नहीं है, 1 और 2 हमारे पास एफ में नहीं है जो सैंपल स्पेस में है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 और 2, यानी एफ कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम इसमें से दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों की इंटरसेक्शन कैसी आ जाती है, एम्प्टी आ जाती है। इसके बाद हमें लास्ट पार्ट में क्या निकालना है, एफ कॉम्प्लीमेंट, जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। एफ कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल आ गया है। इसके इक्वल आ गया है। तो बच्चों ध्यान से करना है 1 बाय 1 करके। जो आपका लेसन है ये किससे कनेक्ट हो रहा है, आपके सेट वाले लेसन से कनेक्ट हो रहा है। अगर आपको सेट वाला लेसन क्लियर है, अच्छे से आ रहा है, तो आपको ये करने में दिक्कत नहीं आएगी। या एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके ये सेट वाले लेसन की रिवीजन भी साथ साथ में हो रही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप। इनकी हमने पेयर ऑफ डाई को रोल किया, जो ऊपर नंबर आए हैं उनको नोट कर लिया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, हमें दिए हुए इवेंट्स को बताना है कि कौन कौन से हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ ए इवेंट,
ए इवेंट में हमारे पास क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 8, यानी कि हम 2 डाई को रोल करेंगे, दोनों डाई पे कोई ना कोई नंबर आएगा, वो जो हमारे पास नंबर आएगा वो कैसा होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। द सम इज ग्रेटर देन 8। अब बच्चों आप डाई को रोल करते हो तो जो उसके ऊपर सम, जो नंबर आते हैं उनका सम क्या होता है, हमारे पास डाई पे जो मिनिमम नंबर है वो क्या होता है, 1। यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर डाई है उस पर भी 1 आ जाए, जो सेकंड नंबर डाई है उस पर भी 1 आ जाए, तो दोनों का जो सम होगा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि हमारे पास मिनिमम सम है। इसी तरह से अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो हमारे पास डाई पे सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 6। तो अगर हमारे पास उस पर भी 6 आ जाए, पहली डाई पर भी 6 आ जाए और दूसरी डाई पर भी 6 आ जाए, तो 6 और 6 कितना बन जाता है, 12 बन जाता है। यानी कि मैक्सिमम सम हमारे पास क्या होता है, 12। यानी कि हम 2 डाई को रोल करते हैं, 2 डाई को रोल करने पर जो ऊपर नंबर आएंगे उनका अगर हम सम लेते हैं तो उनका मिनिमम सम तो 2 रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, 12। बाकी सम हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास जो सम रहेगा वो 2 से लेकर 12 तक रहेगा। ए इवेंट में क्या कहा है कि हमारे पास जो नंबर आए हैं उनका सम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। ग्रेटर देन 8 का मतलब है सम हमारे पास 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो हम वो सारे एलिमेंट के सैंपल पॉइंट्स लिखते हैं जिनमें हमारे पास सम 9, 10, 11 और 12 होता है। तो पहले हम 9 वाला लिखते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स का सम 9 कैसे कैसे आ सकता है। फर्स्ट डाई की बात करते हैं। फर्स्ट डाई पर 1 आ जाता है, तो मान लो दूसरी डाई पर क्या है कि सम हमारे पास 9 हो जाए, 8 आना चाहिए, लेकिन डाई में 8 तो होता नहीं है, तो 1 और 8 तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास अगर फर्स्ट डाई पर 2 आ जाए तो 2 और 7 का सम ही हमारे पास 9 बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आना चाहिए पहली डाई पर 3 होगा, दूसरी डाई पर 6 आ जाए तो दोनों का सम कितना बन जाता है, 3 और 6। यानी कि 3 और 6 क्या होता है, 9। एक तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम ये हो सकती है। दूसरी, पहली डाई पर 4 आ जाए, दूसरी पर 5, पहली पर 5 आ जाए, तीसरी पर 4, पहली पर 6 आ जाए, दूसरी पर 3। यानी कि हमें वो सारे सैंपल पॉइंट्स लेने हैं जिनसे हमारे पास पॉसिबल सम 9 हो सकता हो। तो पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करा कि पहले डाई पर 3 हो, दूसरी पर 6, 3 और 6 कितना होता है, 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने पहले 3 लिया, इसको इंक्रीज कर दे रहा है, 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, तो ये अपने आप ही कम हो गया। पहले 6 था तो ये 5, ये 4, ये 3। यानी कि हम एक तरह से स्टार्ट करेंगे, सम लेते जाएंगे, तो हमारे पास यही 4 पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स है जिनमें हमारे पास सम 9 हो सकता है। अब हम 10 देखते हैं कि हमारे पास 10 सम कौन कौन से सैंपल पॉइंट से मिलता है। अब 10 होना चाहिए, तो इसका मतलब पहली डाई पर क्या आना चाहिए, 4 होगा, तो दूसरी डाई पे क्या होगा, 6। 4 और 6 का सम ही 10 हो सकता है। यानी कि पहले का तो हमने कम नंबर ले लिया और दूसरी डाई का हमने मैक्सिमम क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो 4 और 6 लेंगे तो हमारे पास 10 हो सकता है। इसको इंक्रीज कर दिया, इसको ले लिया 5, तो दूसरी डाई पे भी क्या होना चाहिए, 5 और क्या, 5 क्या बन जाएगा, 10। इसको फिर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, ये 6 के साथ क्या लेंगे, 4 लेंगे, तभी हमारे पास क्या बनेगा, 10। अगर हम यहाँ इंक्रीज करना चाहेंगे 7, लेकिन डाई में तो 7 होता ही नहीं, यानी कि हम इसको 6 तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने वो केसेस भी ले लिए जिसमें हमारे पास सम क्या बनता है, 10। अब हम क्या लेंगे, 11 सम लेना है। 11 सम कैसे आएगा, पहली डाई पे 5 ले लिया, दूसरी पे क्या ले लिया, 6। हमेशा दूसरी डाई पे मैक्सिमम नंबर लेना, मैक्सिमम क्या होता है हमारे पास 6। यहाँ 6 है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, हमें 5 ही लेना पड़ेगा। अब इसको इंक्रीज कर दो, तो ये 6 होगा तो क्या लेना पड़ेगा, 5, कोई और बनेगा ही नहीं। पहली डाई पे 5 आएगा, दूसरी पे 6, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 11। ये पहली पर 6 आएगा, दूसरी पे क्या आ जाएगा, 5, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 11। अब हमारे पास सम 9 भी आ चुका, 10 भी आ चुका, 11 भी आ चुका। अब और क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 किस तरीके से आएगा, जब दोनों डाई पर 6 आएगा तभी हमारे पास 12 पॉसिबल है। तो हमारे पास एक ही सैंपल पॉइंट बनेगा। तो ये हमारे पास ए इवेंट में सैंपल पॉइंट्स की कलेक्शन आ गई, जिससे हमें जो सम है 2 नंबर्स का वो ग्रेटर देन 8 मिल सकता है। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है बी इवेंट लिखना है। बी इवेंट में हमें कहा गया है
कि टू अकर ऑन आइदर डाई, जो दो है किसी भी डाई पर आना चाहिए, या तो फर्स्ट डाई पे आना चाहिए या सेकंड डाई पर आना चाहिए, दो किसी भी डाई पर आना चाहिए, दो अकर ऑन आइदर डाई। तो हमारे पास यहाँ पर देखो डाई को रोल कर रहे हैं, दो तो इस पे भी आ सकता है, दो उस पे भी आ सकता है, तो कैसे आएगा? हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर हमारे पास दो आ गया हो, सेकंड पर क्या आया हो 1, इस पे दो आ गया हो, सेकंड पर भी दो आ गया हो, दो आ गया हो, सेकंड पर 3 आ गया हो, पहली पर दो आया हो, 4 आ गया हो, पहली पर 5, दूसरी पर 6। हो सकता है ना? ये उल्टा भी तो हो सकता है कि पहली पर तो 1 आया हो, दूसरी पर क्या आया हो 2, पहली पर 2 2, लेकिन 2 2 वाला केस आ चुका, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। पहली पर 3 आया, दूसरी पर 2, पहली पर 4 आया, दूसरी पर 2, पहली पर 5 आया हो, दूसरी पर 2, पहली पर 6 आया हो, दूसरी पर 2। अप टू 10th क्लास हम क्या करते थे कि दो डाई को रोल करते हैं, तो हमारे पास 36 केस बनते थे, सैंपल पॉइंट्स बनते थे, हम सारे पॉइंट्स को लिखते थे, फिर उसमें से चूज करते थे। लेकिन अब आप थोड़ा मैच्योर हो गए हो, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। इनकी माइंड में ध्यान रखना है कि किसी भी डाई पर 2 आए, तो किसी भी डाई पर 2 किस तरीके से आता है, फर्स्ट डाई पर 2 आएगा या सेकेंड डाई पर किसी पे भी आ सकता है। तो फर्स्ट डाई पर 2 आया, तो ये तो होता है फर्स्ट पे भी 2 आ गया और सेकेंड पर भी 2 आ गया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद सी इवेंट लेना है हमें। सी इवेंट में हमारे पास द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। जो हमारे पास डाई को रोल करने के बाद ऊपर जो नंबर आते हैं उन दोनों का सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3, इनकी 3 की टेबल में आना चाहिए या 3 का गुणांक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। सम हमारे पास कम से कम 7 होना चाहिए। अभी आपको समझाया मैंने कि अगर हमारे पास 2 नंबर आते हैं तो सम हमारे पास 2 भी हो सकता है, दोनों नंबर का 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सारे सम हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है इसने? एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए, इनके 7 से कम तो नहीं होना चाहिए। कम से कम 7 मतलब कि 7 से ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 7 यानी कि 7 या 7 से ज़्यादा हमारे पास ये वाले सम हो सकते हैं। सम हमारे पास 7 भी हो सकता है, 8, 9, 10, 11, 12 भी हो सकता है। लेकिन साथ में एक कंडीशन और दे दी कि सम हमारे पास कैसा होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 3 का मल्टीपल, यानी 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक 9 आता है, एक क्या आता है 12, यानी कि हमारे पास सम क्या होना चाहिए? 9 और 12 ही होना चाहिए। लिख भी सकते हो सी इवेंट क्या है हमारे पास? सम इज एटलीस्ट 7, सम इज एटलीस्ट 7 और अ मल्टीपल ऑफ 3, ये दिया हुआ है ना हमें, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है हमारे पास सम में 9 एंड 12, तो सम क्या होगा हमारे पास? 9 और 12 ही हो सकता है। तो सी इवेंट लिख लो। अब हमें 9 सम कैसे कैसे मिलेगा कि पहली डाई पर, सेकंड डाई पर 6 फिक्स कर लिया, तो पहली डाई पे क्या हो जाएगा 3, और 3 को इंक्रीज कर दिया तो कितना बन गया 4, तो 4 तक क्या लेंगे 5, तभी हमारे पास 9 बनेगा। 4 को इंक्रीज कर दिया, क्या बना दिया 5, तो यहाँ पर क्या लोगे 4, तभी 9 बनेगा। इसको फिर इंक्रीज कर दिया 6, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 3, तभी 9 बनेगा। और तो कुछ नंबर ले नहीं सकते, 6 के बाद 7 नहीं ले सकते, यानी 9 सम हमें एक तरीके से मिल गया। अब हमें 6 लेना, तो 6 into 6, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? सी इवेंट। ये हमारे पास सी इवेंट आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। ये हमारे पास ए बी सी डी सारे ए बी सी इवेंट आ गए। अब इसने पूछा है क्वेश्चन में विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो हमारे पास सेट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पर देखो ए सेट में और बी सेट में कुछ कॉमन है क्या? ए और बी में कुछ कॉमन है? तो हमारे पास देखो ए में हमारे पास 2 किसी में भी नहीं है, लेकिन बी में सब में है, इनकी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कैसे हैं? दोनों ही है। तो सेट ओ ए और बी कैसे है हमारे पास? ए एंड बी हमारे पास क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और भी चेक कर लेते हैं, क्या हम ए और सी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं? ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि 3 6 4 5 5 4 इसमें भी है, इसमें भी है,
इनके में ये एलिमेंट्स कॉमन है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। अब बी और सी को देखते हैं कि बी और सी में कुछ कॉमन है क्या। तो हमारे पास बी और सी भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो बी एंड सी आर कैसे हैं हमारे पास, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई और भी, हमने ए और बी भी चेक कर लिया, तो ए और सी भी चेक कर लिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके बाद हमने बी और सी भी चेक कर लिया, तो बी और सी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यही पूछा था कि कौन कौन से पेयर या कौन कौन से इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ए एंड बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और बी एंड सी हमारे पास कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को टॉस किया गया है। पहले हम सैंपल स्पेस लिख लें, 3 कॉइन को टॉस करते हैं। कॉइन के केस में सैंपल स्पेस लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू। अब सैंपल स्पेस लिखना है, 3 कॉइन को टॉस किया तो तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड और 1 टेल हो सकता है। तो पहले हमने सारे वो केस लिखने हैं जिसमें 2 हेड और 1 टेल, तो 3 केस होते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 1 हेड और 2 टेल, 1 हेड और 2 टेल लिखना है। तो हमने इसको किया, देखो जब 2 हेड और 1 टेल है तो टेल को मूव करते हैं, टेल को थर्ड पोजीशन पे लिया, फिर सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे। 1 हेड और 2 टेल है तो हेड को मूव करते हैं सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। और हमारे पास क्या है, तीनों ही क्या है, टेल। इनकी ध्यान रखना है, जब कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल पॉइंट होते हैं वो गिनती में 8 होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए डिनोट द इवेंट। अब ए इवेंट किसे कहा गया है, ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, कि ए इवेंट उसको माना गया कि 3 हेड आने चाहिए। तो 3 हेड ये वाला ही है हमारे पास। तो ए इवेंट में सैंपल पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला सैंपल पॉइंट आ गया। इसके बाद बी इवेंट है हमारे पास 2 हेड एंड 1 टेल शोज। बी इवेंट में हमारे पास है कि 2 हेड और 1 टेल आना चाहिए। बी इवेंट शो करता है हमारे पास 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल। तो ये हमारे पास 3 केस है। तो ये हमारे पास है एच एच टी, हमारे पास एच टी एच और टी एच एच, हमारे पास 2 हेड और 1 टेल। इसके बाद है हमारे पास सी इवेंट, किसको डिनोट करता है, सी इवेंट हमारे पास है डिनोट द इवेंट 3 टेल्स। तो 3 टेल्स हमारे पास सिर्फ एक ही केस है। इसके बाद डी इवेंट है हमारे पास अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास हेड है वो फर्स्ट पॉइंट पर आनी चाहिए, डी इवेंट में कहा गया है। तो ये वाला केस हेड फर्स्ट पॉइंट पे आ रही है, तो इसको लिखोगे। इसमें भी हेड फर्स्ट पॉइंट पे आ रही है, इसमें भी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे हेड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसमें भी हमारे पास हेड फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है, इसमें हेड फर्स्ट पॉइंट पे नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इनकी 4 सैंपल पॉइंट इस वाले इवेंट में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पूछा है कौन कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब यहाँ पर देखो, जो इवेंट ए और सी है दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए एंड सी, ए और सी हमारे पास कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब इसमें देखते हैं ए और बी में 3 हेड इसमें भी है क्या, इसमें 3 हेड है क्या, नहीं है। तो ए और बी भी कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ ऐसे लो, ए और सी कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी भी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमने ए और सी भी कर लिया, ए और बी भी कर लिया, ए और डी देखते हैं। लेकिन ये तीनों एच इसमें भी है तो इसमें भी है, यानी कॉमन आ गया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। पहले हमने ए को चेक कर लिया बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। अब बी को कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी तो पहले हो चुका है, अब बी और सी करते हैं। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बी और सी भी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बी और डी देखते हैं, तो बी और डी देखोगे तो ये वाला एलिमेंट, ये सैंपल पॉइंट कैसा है, सेम है, ये कॉमन आ गया दोनों में, तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब सी को देखते हैं, सी को हम बी के साथ देख चुके हैं, सी को हम ए के साथ देख चुके हैं, सी और डी में देख लेते हैं। तो ये कैसे हैं हमारे पास, इसके ये बिल्कुल अलग है, इसके ये बिल्कुल अलग है। तो सी और डी भी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब दोबारा चेक कर लो, हमारे पास डी
डी को ए के साथ चेक कर चुके हैं, डी को बी के साथ भी चेक कर चुके हैं और डी को सी के साथ भी चेक कर चुके हैं। तो हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, ए और सी, ए और बी और सी और ए। हमारे पास 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट हो जाते हैं। तो बच्चों ये थे आपके एक्सरसाइज 16.2 के 4 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।